रेजोनेंस एनर्जी। तो आज का हम लोग का टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक होता है जनरल एनर्जी जो कि स्टेबिलिटी का इन्वर्स होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन जो रेजोनेंस एनर्जी है वो इन्वर्स है। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। अभी हम लोग बात की है रेजोनेंस एनर्जी is directly proportional to stability. So, greater than resonance energy of molecule greater than stability. अब रेजोनेंस एनर्जी कैसे हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे जैसे कि बेंजीन में हम लोग रेजोनेंस कराते हैं तो वहाँ पे दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक आरएचएस और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक अगर ग्राफ देखें हम लोग, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे अब ये बेंजीन का मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और ये बेंजीन का आरएचएस है। ये है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और ये है आरएचएस। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सिस पे 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हैं कि जो आरएचएस होता है उसका एनर्जी कम होता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जो बेंजीन सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिए हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का चार्ज नहीं है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 40 किलो जूल। इस दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी डिफरेंस को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपल वे में हम लोग देखें तो इसकी एनर्जी 40 किलो जूल, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30 किलो जूल। तो ये रेजोनेंस एनर्जी है। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ आरएचएस। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कि रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड एनर्जी ऑफ आरएचएस। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं the energy difference
between most stable canonical structure and RHS called resonance energy. resonance energy यहाँ पे अभी हम लोग लिखे थे resonance energy is equal to energy of canonical structure minus energy of RHS. यहाँ पे एक सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे तो हम लोग यहाँ पे पुट करके और इसको इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है रेजोनेंस एनर्जी में जिसके हेल्प से अगर दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल दिया रहे तो हम आपस में कंपेयर करके उसका रेजोनेंस एनर्जी देख सकते हैं, बता सकते हैं कि दोनों में ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है और उस केस में स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अभी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बारे में और देखेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी के हेल्प से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड की जाती है. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रेजोनेंस एनर्जी. सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें हम रेजोनेंस करा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिला और दूसरे मॉलिक्यूल में जो भी स्ट्रक्चर मिला वो इक्विवेलेंट नहीं मिला. तो जहाँ पे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलता है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक मॉलिक्यूल ए और दूसरा मॉलिक्यूल बी. ए मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लोग लिए CO3 माइनस और यहाँ पे RCOH. दोनों में अगर पूछा जाए कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे हम रेजोनेंस कराएंगे C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस. यहाँ पे जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं रेजोनेंस वहाँ से स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ऑक्सीजन एटम की तरफ हुआ. इस केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये पॉजिटिव. और इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. इस तरह से अगर हम इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हमको यहाँ पे नया स्ट्रक्चर मिलता है और फिर अगर हम इसमें रेजोनेंस करें तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड. फाइनली यहाँ पे इस तरह से O माइनस C डबल बॉन्ड O माइनस. तो ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें हम रेजोनेंस कर रहे हैं. तो रेजोनेंस में जितने भी सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सब में कार्बन ऑक्सीजन के पास एक डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O. और दो C सिंगल बॉन्ड O है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. C सिंगल बॉन्ड O माइनस 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 और C सिंगल बॉन्ड O माइनस. और यहाँ पे भी C सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये. तो इस तरह से जितना भी स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे मिला
1 2 3 मेन ये 3 स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे रेजोनेंस अगर हम करते हैं तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं तो यहाँ पे कैसे हम रेजोनेंस करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, या पहले हम एक स्टेप करके देखते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ प्लस एच। फाइनली आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। आर सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में नो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं है। तो ए का हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो सब इक्विवेलेंट है। और जहाँ पे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इस केस में ए ज़्यादा स्टेबल है बी के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे अभी मेरा ये आंसर हुआ। हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी, या ऐसा बोल सकते हैं। और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO32 माइनस इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ RCOH। और रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। सो stability of A is greater than stability of B। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि अगर दो स्ट्रक्चर हो, दो स्पीसीज हो और उसका रेजोनेंस एनर्जी देखना हो तो दोनों में हम कंपेयर किए किसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है और किसका नहीं है। जिसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्पीसीज हैविंग इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर और more stable or high resonance energy with respect to other species having no or less number of equivalent structure। तो ये रेजोनेंस एनर्जी का हम लोग का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग का जो सेकेंड पॉइंट है इसमें हम लोग देखते हैं एक मॉलिक्यूल ए लेते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग बी लेते हैं। पहला मॉलिक्यूल
ये है हम लोग का, और दूसरा मॉलिक्यूल। ये दोनों एग्जाम्पल काफी पॉपुलर हैं। इसमें क्या है, अगर इसकी रेजोनेंस ऐसी देखी जाए तो यहां पे इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और यहां पे 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। मॉलिक्यूल में जितना ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहां पे डीलोकलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहती है। मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा, रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, तो मॉलिक्यूल बी में ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसलिए इसमें मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी, और स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे a species having greater number of pi bond, so greater delocalization of pi electron to show more stability और हाई रेजोनेंस एनर्जी। इस केस में यहां पे हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, और इस मॉलिक्यूल में 5 पाई बॉन्ड है, इसलिए यहां पे लिखेंगे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए। स्टेबिलिटी का भी सेम ट्रेंड होगा, स्टेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ ए। इस तरह से हम लोग पाई बॉन्ड का नंबर काउंट करके भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल में ये देख रहे थे कि जहाँ पे जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरह से पूछ दिया जाए, इस क्वेश्चन को एक और तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन, ये मॉलिक्यूल हमारा अभी बेंजीन था, और बी जो है अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ये करते हैं रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, उस केस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और टोटल रिंग 1 है, 3 बाई 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, टोटल 1 + 1 2 रिंग है। उसको डिवाइड करने पे, तो इस केस में एक इंडिविजुअल रिंग में जो पाई बॉन्ड का नंबर है वो यहाँ पे जाता है, तो आंसर जो है वो जस्ट रिवर्स कर जाएगा। किस केस में? रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग के केस पे। सो in this case
regency energy of A is greater than regency energy of B। इस तरह से करके आप लोग बता सकते हैं। अब एक और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं रिजेनेंसी एनर्जी का। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा रिजेनेटिंग स्पीसीज increase the delocalization of pi electron to increase regenerative energy। यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है बेंजीन है ए, और यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल इस दोनों एग्जाम्पल में बेंजीन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे एग्जाम्पल बी में ये एक्स्ट्रा रिजेनेटिंग कॉम्पोनेंट है, एक्स्ट्रा रिजेनेटिंग कॉम्पोनेंट है, एक्स्ट्रा रिजेनेटिंग स्पीसीज है। इस केस पे मॉलिक्यूल बी में ग्रेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ग्रेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी रिजेनेरेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिजेनेरेशन एनर्जी ऑफ B is greater than regency energy of A, और stability of B is greater than stability of A। नेक्स्ट एक और पॉइंट देखते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल में रिजोनेंस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो दो तरह से होता है, एक तो लीनियर और एक क्रॉस, टेढ़ा मेढ़ा। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर लीनियर कंजुगेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड लीनियर मैनर में प्रेजेंट है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और दूसरे में क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है। पाई बॉन्ड टेढ़े मेढ़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अवेलेबल है फॉर डीलोकलाइजेशन। उस केस में डीलोकलाइजेशन की प्रायोरिटी कम हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ए और बी इस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड स्ट्रेट मैनर में इस तरह से डीलोकलाइज किया जा सकता है, इसको हम लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं। लीनियर कंजुगेशन, इसी मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, या ऐसे डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एक प्रॉपर मैनर में स्ट्रेट लाइन में अरेंज है, इसको लीनियर कंजुगेशन बोलते हैं, और इस केस में हम लोग क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम रिजोनेंस करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और इस केस में लेस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है वहां पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है, और अगर ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है। तो लीनियर कंजुगेशन हमेशा सुपीरियर होता है और इसका रेजोनेंस एनर्जी हाई होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ linear conjugation is always greater than क्रॉस कंजुगेशन। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ पे हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बी, ऐसे बोलेंगे। या हम बोलेंगे एंड स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा ए का, स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह से करके हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में हम लोग हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, न्यूमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक, बहुत सारे इफेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के साथ मिलते हैं।